दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। दोस्तों सीबीआई नाम सुनते ही आप सभी के मस्तिष्क में एक छवि उभरने लगती है। सामान्य मानवी के मस्तिष्क के भीतर ये विचार कूदने लगता है कि अब तो सच्चाई की जीत होगी। जब कभी सीबीआई को जांच सौंपी जाती है तो दरअसल सामान्य मानवी के भीतर ये धारणा बन जाती है कि अब कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब न्याय के लिए भटकते भटकते काफ़ी देर हो जाती है तब जाकर के पता चलता है कि वास्तविक हकीकत तो इससे कहीं परे है, यानी कि ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही है। सीबीआई को हम अक्सर ये मानते हैं कि ईमानदार जांच एजेंसी है भारत की, लेकिन जिस तरीके से उसका सत्ता के लिए उपयोग किया जाता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। दोस्तों चाहे शहाबुद्दीन एनकाउंटर के वक्त में सीबीआई का इस्तेमाल हो, इसके अलावा दोस्तों या फिर नारदा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल किया गया वह किसी से छिपा हुआ नहीं। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2005 में शहाबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर के बाद किस तरीके से सीबीआई को जांच स्थानांतरित की गई और वो पूरा मामला आप सभी जानते हैं। और 2018-19 आते आते शहाबुद्दीन के भाई ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि कहीं ना कहीं उसने अमित शाह का नाम नहीं लिया था, अपितु सीबीआई ने कहीं ना कहीं मामले में नाम को घसीटा था, या फिर यूँ कहूँ कि नाम को जोड़ने का प्रयास किया था। यह दोस्तों कितनी कमाल की बात है कि एक व्यक्ति कुछ समय पहले तक जो आरोप लगाता है, समय के साथ जैसे ही वक्त का पहिया घूमता है वो व्यक्ति भी बदल जाता है। दोस्तों ये हमारे देश के भीतर का एक ऐसा चक्र है, मौसमी चक्र है, जिसमें यदि आप फंस गए तो कहीं ना कहीं बच पाना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों सीबीआई एक पिंजरे में जकड़ी हुई नज़र आती है और सत्ता के भीतर दोस्तों जिस तरीके से जो पार्टी सत्ता में होती है उसका इस्तेमाल करती है कहीं ना कहीं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। दोस्तों नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या हुआ। सैमुअल मैथ्यू ने भी खुद इस बात का जिक्र किया एक संदेश जारी करके कि शुभेंदु अधिकारी से भी मैंने उनके ऑफिस में जाकर के बातचीत की और उनको एक फर्जी कंपनी के नाम पर, जैसा कि उनके स्टिंग ऑपरेशन का दोस्तों दरअसल ये हिस्सा था, उनको पैसा दिया, लेकिन कार्रवाई हुई उन नेताओं पर जो टीएमसी से जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं दोस्तों एक राजनीतिक प्रतिशोध लेने की एक संस्था बन गई। ये बड़ी सरल संस्था है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के इशारे पर समय समय पर दोस्तों होता रहा है। मैं किसी भी पार्टी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने इसका इस्तेमाल ना किया हो। कहीं ना कहीं सत्ता के भीतर जब व्यक्ति आ जाता है तो उसके मस्तिष्क में एक छवि बनने लगती है कि अब वो जो कुछ करेगा कहीं ना कहीं वो बेहतर ही होगा, और उसकी बात को रोकने का, उसको काटने का मादा कहीं ना कहीं किसी के पास अब रह नहीं गया है। और दोस्तों जब स्थिति ऐसी बन जाए देश के भीतर तो लोकतंत्र जीवी लोगों के लिए स्थिति काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र के भीतर निष्पक्षता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। और दोस्तों मेरे विचार में ईमानदारी लोकतंत्र का गहना है। जांच एजेंसियों को उस गहने को पहन करके कहीं ना कहीं कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ कभी आपको नज़र आया हुआ हो तो वास्तव में बिरला उदाहरण आपको ऐसा कोई मिलेगा कि जहां पर जांच एजेंसियां निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती नज़र आई हो। सत्ता का कहीं ना कहीं उसके भीतर हाथ रहता है। और दोस्तों इसीलिए हमारे देश के भीतर तमाम वादे चुनाव के दौरान किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं, उनमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत और सुशासन युक्त भारत के नारे दिए जाते हैं। हर पार्टी कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख करती है अपने घोषणा पत्रों में, अपने संकल्प पत्रों में कि हम भारत को विकास की नई यात्रा पर ले जाएंगे। लेकिन सत्ता के दबाव में वो किस तरीके से दोस्तों वहाँ पर बिखर जाता है सारा खेल, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी कि यदि आप सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो निश्चित तौर पर
आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी से अब मैंने जो अपनी भूमिका इस वीडियो की रखी, दरअसल वो इस उद्देश्य से रखी कि हमारे देश में जांच एजेंसियाँ किस तरीके से इस्तेमाल की जाती रही। और दोस्तों, सत्ता का फैसला तो कोई भी फैसला हो, वह आखिरी फैसला हो जाता है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले की जब जांच हुई थी शहाबुद्दीन एनकाउंटर की, तो उस वक्त में अदालत ने इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया था गुजरात से बाहर कि इसकी जांच मुंबई में की जाए दोस्तों। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जज साहब का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और दोस्तों, वक्त के पहिए को देखिए आप किस तरीके से घूमता है। जब दूसरे जज की वहाँ पर नियुक्ति होती है उस वक्त में, उस कालखंड में, तो जज साहब भी एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और आखिरी में क्या निर्णय आता है वो आप सभी दोस्तों जानते हैं। तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता का जो कहना हमारी न्यायपालिका पहन करके आगे बढ़ने का दावा करती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता के सामने वह भी कमज़ोर पड़ जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट तमाम गाइडलाइंस जारी करता है। और एक गाइडलाइंस ये भी है दोस्तों कि यदि डीजीपी की नियुक्ति करनी हो किसी राज्य के भीतर, या फिर दोस्तों यूँ कहूँ कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के या राजधानी के भीतर दोस्तों, जैसा दिल्ली है, ऐसे एक शहर के भीतर यदि कमिश्नर की नियुक्ति करनी हो तो उसकी कुछ नियमावली है दोस्तों। और उस नियमावली को यदि सरकारें अपने हिसाब से दोस्तों बदलने लगे तो देश के भीतर एक सामान्य मानवीय के मस्तिष्क में क्या छवि उभरेगी कि सत्ता कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कार्य करने वाले अधिकारियों को चुन करके लेकर आ रही। और दोस्तों, ये तो होता रहा है। ये हमारे देश के भीतर किरण बेदी के साथ हुआ, जब उनके स्थान पर एक जूनियर अधिकारी उच्च पद पर नियुक्ति दे दी गई। ये बात अलग है कि किरण बेदी ने जब इस्तीफा दिया, बेदी ने, तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें समाज सेवा करनी थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। यह भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप में एक विचित्र बात है कि जो अधिकारी योग्य था उसको नीचे रखा गया और दूसरे व्यक्ति को, जो जूनियर है, उसको उस पद पर बैठाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की छवि को साफ तौर पर ठेस पहुँच रही थी। उसके दिल में एक टीस थी और उस टीस के कारण ही कहीं ना कहीं वो इस्तीफा देना बनता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राकेश अस्थाना के केस में भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस का उनको कमिश्नर नियुक्त किया। गुजरात कैडर से आते हैं। उनके दोस्तों कार्यकाल के समाप्त होने के 4 दिन पहले ही उनको 1 साल का कार्यकाल विस्तार दे दिया गया। सरकार के पास दोस्तों कमाल की बात है, तमाम हथकंडे होते हैं अपनी बात को सही सिद्ध करने के, अपने तथ्यों को स्पष्टता के साथ आपके सामने रखने के, और आप उसमें फिर कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब बातें नियम के अनुरूप तो हुई है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो भीतरी सच्चाई है दोस्तों, आपको वह भी जान लेनी चाहिए। दोस्तों, इस सीबीआई के इस्तेमाल का अपना एक नायाब तरीका है। दोस्तों, इस तरीके से देश को क्या आप एकजुट कर सकते हैं? क्या देश के भीतर न्यायपालिका की या फिर जांच एजेंसियों की निष्पक्षता संदेह के घेरे में नहीं आएगी? दोस्तों, निश्चित तौर पर मेरे विचार में ऐसा ही होगा। और दोस्तों, एक और विचित्र मामला अपने इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। ये भूमिका मैंने इसलिए आपको यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से बताई ताकि आप समझ सके कि सीबीआई आखिर इस देश के भीतर या फिर कोई भी जांच एजेंसी किस तरीके से कार्य करती है। सत्ता की ताकत सर्वोपरि होती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने बंगाल के भीतर चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसकी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय ले लिया है। यानी कि अब कहीं ना कहीं सीबीआई इस बात का फैसला करेगी कि वहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से हिंसा हुई। दोस्तों, सीबीआई आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी वीडियो की भूमिका में भी आपको उदाहरण दे करके ये बात समझाने का प्रयास किया कि सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक जादुई खिलौने की तरह सीबीआई काम करती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अब कोर्ट ने कहा है और इस मामले में दोस्तों अगली सुनवाई भी 24 अक्टूबर को होगी। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हत्या और रेप के मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हिंसा के दौरान, उनकी ही सुनवाई केवल और केवल सीबीआई करेगी।
इसके अलावा जो अन्य मामले हैं उनकी सुनवाई SIT करेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब हिंसा होती है तो निश्चित तौर पर आरोप आते हैं, और बंगाल के भीतर भी बंगाल की सियासत में यही हुआ। दोस्तों दोनों पक्षों के लोग उस हिंसा में मारे गए थे। तकरीबन 50 के करीब लोग, जैसा कि पार्टियों ने बताया, चाहे फिर भाजपा हो या फिर वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस हो, लेकिन जो पुलिस का ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा है उसमें 20 के करीब लोगों के मारे जाने की वहाँ पर दोस्तों पुष्टि हुई थी। लेकिन हिंसा को दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश में कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, और उसकी जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। दोस्तों मेरे विचार में यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नारदास्टिंग मामले में शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तारी की तलवार से बचाया जाना लोकतंत्र का अपमान नहीं है? मेरे विचार में तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का अपमान है। और दोस्तों जो नेता गिरफ्तार भी किए गए थे TMC के, वे भी दोस्तों हैंड टू हैंड उनको जमानत मिल गई थी। आप सोचिए कि यदि आप कोई गलती करेंगे तो क्या आपको जमानत मिल जाएगी? मेरे विचार में नहीं। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको निश्चित तौर पर कठोर सजा दी जाएगी। यदि एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हुए पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ एक इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा कि जैसे वह आतंकवादी हो। तमाम तरह की जांच बैठा दी जाएगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में हथकंडे अपना करके बचती रही है। और दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जांच समिति उस वक्त में वहाँ पर गठित की गई थी, उस पूरी हिंसा के बाद, चुनावी परिणाम के बाद जो हिंसा हुई थी बंगाल के भीतर, उसमें दोस्तों TMC ने भी एक आरोप लगाया था। और TMC ने दोस्तों कोर्ट में दिए हल्फनामे में इस बात का जिक्र किया था कि जांच में जो वहाँ पर सदस्य बैठाए गए हैं उनमें 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से लगाव रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण करती है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन दोस्तों जब CBI जांच का फैसला हो ही गया है, एक तरफ दोस्तों SIT भी अब इस मामले की पूरी तरीके से जांच करेगी। SIT में भी दोस्तों वहाँ पर जैसा कि कोर्ट ने कहा कि बंगाल का ही कोई IPS अधिकारी उस SIT का नेतृत्व करेगा, और ये पूरी जांच कोर्ट के आदेश के अनुसार और कोर्ट की निगरानी में होगी। लेकिन दोस्तों क्या ये वास्तविकता है कि जांच कोर्ट की निगरानी में ईमानदारी के साथ हो पाएगी? क्योंकि दोस्तों CBI का नाम लेते ही केंद्र सरकार की ओर इशारा सभी का चला जाता है। मस्तिष्क में ये बात कौंधने लगती है कि केंद्र सरकार कहीं अपने हिसाब से जांच को तोड़ मरोड़ करके पेश तो नहीं कर रही। दोस्तों ऐसा हो भी सकता है और होने की पूरी संभावना भी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल के भीतर जो हिंसा हुई, जहाँ पर BJP की जीत हुई, वहाँ पर TMC कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए। इसके अलावा जहाँ पर TMC ने जीत हासिल की, वहाँ पर BJP कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। यानी कि कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ, जहाँ पर जिस पार्टी ने शक्ति हासिल की, वहाँ पर दूसरी पार्टी पर आक्रमण होना वहाँ पर आम बात हो गई थी। बंगाल में जिस तरीके से एक सुयोजित साजिश के तहत दोस्तों मैं ये कहूँगा कि दंगे क्रिएट करेंगे, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस तरीके का माहौल दोस्तों बंगाल के भीतर बना दिया गया कि बंगाल अब रहने लायक स्थान रहा ही नहीं। और कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार भी कार्रवाई में विफल रही, या फिर मैं यूँ कहूँ कि देरी वहाँ पर कार्रवाई में हुई। ईमानदारी के साथ यदि कार्रवाई होती तो क्या पता CBI तक जाने की नौबत ही ना आती, क्या पता ईमानदारी के साथ अपराधियों की धरपकड़ हो जाती। लेकिन अब तो मामला CBI के हाथ है, CBI कुछ भी कर सकती है। CBI नारदास्टिंग मामले में जैसे शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट दे सकती है, ऐसे ही दूसरे व्यक्तियों को भी क्लीन चिट दी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अपराधी हो वो बच जाए, और जो लोग ईमानदार है, या फिर यूँ कहूँ जिनकी कमी इस आंदोलन में, या फिर दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों मैंने इसको आंदोलन शब्द इसके लिए उपयोग किया, या फिर यूँ कहूँ इस पूरी हिंसा में जिनकी गलती कम रही उनको सज़ा अधिक भी मिल सकती है। ऐसा हो सकता है दोस्तों। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि CBI ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे।
लेकिन क्या दोस्तों इस तरीके का होने की संभावना है? मुझे तो इसकी उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। दोस्तों मुकुल रॉय ने टीएमसी में वापसी की थी पिछले दिनों, लेकिन अब ममता दीदी ने दिलीप घोष को भी अपने पाले में करने का फैसला किया एक तरीके से, जिस तरीके से उनको चाय पार्टी पर बुलाया है दोस्तों। और मैं यूँ कहूँगा कि जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो वहाँ पर विपक्ष के नेता भी मिले और कई टीएमसी के नेता भी मिले। तो इस दौरान दिलीप घोष को ममता दीदी ने आमंत्रण दिया, वहाँ पर हंसी मजाक भी चला। तो दोस्तों ऐसे में बंगाल की सियासत जो उफान ले रही है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि ममता दीदी अपने एक और पुराने साथी को अपने पाले में करना चाह रही है और कहीं ना कहीं सीबीआई जांच के जरिए इस पूरी घटना को केंद्र सरकार भी इस तरीके से वहाँ पर दिखाना चाह रही है कि ममता दीदी विफलतम मुख्यमंत्री है। इस तरीके का वहाँ पर गठजोड़ बनता हुआ राजनीति का मुझे नजर आ रहा है कि एक तरफ ममता दीदी खुद को सर्वोच्च कमांडर सिद्ध करने के चक्कर में भाजपा के जो तमाम नेता हैं उनको तोड़ने का एक चक्रव्यूह रच रही है, कहीं ना कहीं जिससे बचना अमित शाह के लिए, भाजपा के चाणक्य के लिए चुनौती होगी। तो सीबीआई की घेराबंदी तोड़ना ममता दीदी के लिए भी अपने आप में एक चुनौती भरा, एक कठिन सपने की तरह है। क्या उस सपने को, सीबीआई के चक्रव्यूह को ममता दीदी तोड़ पाएगी या फिर हिंसा की चपेट में ममता दीदी का घर झुलस जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जांच निष्पक्षता के साथ हो और सीबीआई अपनी शाख को बचाने में सफल हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसी ही मुझे उम्मीद है और ऐसी ही भारत के लोकतंत्र जीवियों को आशा रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना ही।